बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारड़ और मैं हूं इशाल सुलेमान और आप सब उम्मीद करती हूं कि अच्छे होंगे और बिल्कुल खुशबाश भी होंगे। हाँ, बिल्कुल खुशबाश आप होंगे। लेकिन आज एक हैरत की चीज़ है जो मुझे नज़र आई। ये इशाल इतनी बड़ी बोतल लेके आई है, अंदर पानी है, अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपने बहुत सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और हमजा, मैं समझती हूँ कि आप भी अब इसकी प्रैक्टिस कर लो क्योंकि गर्मियाँ आ चुकी हैं। और वैसे मैं आपको बताऊँ, ये हमजा डंबल का डंबल है। ये एक्सरसाइज के काम भी आता है और पानी के भी, और पानी की अफादियत से तो हम बिल्कुल इनकार नहीं कर सकते। अच्छा, मैंने इशाल से पूछा, मैंने कहा इशाल, मैंने वैसे ना पहला शख्स देखा है जिसने बॉटल कैरी कर ली है, और अभी जो है मार्च में है, मार्च का मिड चल रहा है। तो इशाल ने बड़ी अच्छी बात की। इशाल ने कहा कि अब डिहाइड्रेशन जो है वो सबसे ज़्यादा हो सकती है क्योंकि हमें कम पानी पीने की आदत है, वाटर इनटेक की हमारी सर्दियों में कम हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही सर्दियों में, क्योंकि हम मैक्सिमम को 1 से 2 ग्लास पी लेते हैं। हाँ। इससे ज़्यादा हमारा पानी का इंटेक नहीं है। लेकिन गर्मियों के लिए मैक्सिमम कोई 3 लीटर तो आपको पी लेना चाहिए। उसके लिए ये प्रैक्टिस जो है वो आप शुरू कर दें। और इसमें आप देख रहे होंगे, इसमें खीरा भी है, पुदीना भी है और नींबू भी है। मैं लेमन भी देख रहा हूँ जी। और आप चाहें तो इसमें जिंजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी आपके अपने, और स्मार्ट भी, इससे फ्रेश भी रह सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल, जो कुछ मर्जी इसमें इस्तेमाल कीजिए। जिस तरह इशाल ने बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं, लेकिन पानी का इस्तेमाल जो है अब वो बढ़ा दें, वाटर इनटेक जो है अपनी ज़्यादा कर दें, नहीं तो हम डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं। अभी देर नहीं हुई है, वाटर इनटेक जो है ज़्यादा करनी हम शुरू कर दें। आज इशाल ने हमें यह बात सिखाई और इशाल ने आज बॉटल कैरी की हुई है। कल से इंशाल्लाह मैं भी कैरी करूंगा, आप लोगों ने भी कैरी करना। इशाल, यही सवाल जो है ना परसों शाम से चल रहा है कि क्या पीडीएम मौजूद है या पीडीएम का शराजा बिखर चुका है, जिसका जवाब ढूंढने की हर शख्स कोशिश कर रहा है। और अब कुछ बयानात से ही समझ लग रही है कि शायद कहानी खत्म हो गई है। हाँ, शराजा बिखर ही चुका है। हम बात करें कि अपोजिशन पीडीएम का जो शराजा है वो तिनकों की तरह बिखरता नजर आ रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के मौक़िफ़ के बाद पीडीएम में खलबली मच गई है। हुकूमत को घर भेजने की जो एक उनकी दावे थी और कोशिशें थी, काविशें थी, वो कहीं पर हमें जो है वो पूरी होती नजर नहीं आ रही। हाँ, वो जो कहा जा रहा था गैर फितरी इत्तेहाद है, हुकूमत पहले दिन से ये बात कर रही थी और वो अब कुछ दुरुस्त साबित हो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की नफ़ी कर दी है और कह रहे हैं कि पीडीएम में कहीं पर भी, किसी मौके पर भी ये तय नहीं हुआ था कि इस्तीफे आखिरी ऑप्शन होंगे और एटम बम होंगे। ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है, जिस बयान की बिल्कुल। लेकिन मौलाना साहब तो कहते हैं कि भाई इस्तीफे होंगे तो ही बात आगे चलेगी। पेशावर से हम जो है वो भी इस हवाले से खबर शामिल करेंगे। उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है, खुदा करे उन्हें समझ आ जाए। उधर मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान में टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ। नवाज शरीफ ने कहा कि आसिफ जरदारी की गुफ्तगू से सख्त दुख और तकलीफ पहुंचा है। अच्छा, ये जो दुख और तकलीफ है, ये मरियम नवाज साहिबा जब उस दिन आई थी, उस दिन भी जो है पता लग रहा था कि तकलीफ पहुंची है। उन्होंने काफ़ी सख्त जो है ना वो गुफ्तगू किया और मरियम नवाज साहिबा ने इस हवाले से एक ट्वीट भी कर दी है, और जिससे ये हमें समझ आ रही है कि पीपल्स पार्टी से वो कुछ खुश नज़र नहीं आ रही हैं। खैर, इसी पूरी सूरत हाल में मरियम नवाज साहिबा के लिए कह लें, पीडीएम के लिए कह लें या फिर नून लीग के लिए कह लें, एक और बड़ा मसला जो है वो खड़ा हो गया कि उनको फिर से तलब कर लिया गया है नैब की जानिब से, और 26 मार्च को पेश होने के लिए ये उनको कह दिया गया है और अदालत में भी जा चुकी है नैब। उन्होंने कहा है कि इनकी जो जमानत है वो कैंसिल की। मुझे लगता है कि इस वक्त मरियम नवाज के सितारे जो हैं खासे गर्दिश में नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें दोबारा से नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में तलब कर लिया है। 26 मार्च को पेश होने का हुक्म दिया गया है और लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया, जिससे मैं कह रही हूँ कि सितारे गर्दिश में लगते हैं। जी, फैसले में तो ये कहा गया है खैर कि मरियम नवाज की जमानत का हुक्म फौरी तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। उनसे जवाब भी 7 अप्रैल को जो है तलब किया गया। इसी वाल से बात कर लेंगे कि जो नैब का मौक़िफ़ है वो तक दुरुस्त है, किस हद तक कामयाब नैब हो सकता है, क्या पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये जमानत जो है मनसूख करवाई जा सकती है। साबिक प्रोसिक्यूटर नैब राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राजा आमिर अब्बास साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। नैब पर तनकीद हो रही है कि सियासी हालात देखकर नोटिस जारी कर रहा है। जैसे ही पीडीएम मुश्किलात का शिकार हुई है तो मरियम नवाज को नोटिस आना शुरू हो गए। ये तासुर क्यों ज़ायल नहीं हो पा रहा है? पीडीएम या अपोजिशन क्यों कामयाब हो रही है बार बार ये तासुर सामने लाने में? देखिए, ये जो नैब ने नोटिस जारी किया है, वाकई ही इस पे एक सवालिया निशान इस तरीके से बनता है
कि नैब के ऑफिस के बाहर मरीम नवाज को जब बुलाया गया, मरीम नवाज अपने जो उनके साथियों समेत गाड़ी की डिक्की में पत्थर भर के लाई, नैब के दफ्तर पे हमला हुआ, अटैक होता है, उसके बाद महीनों नैब खामोश रहता है, ऐसे मम हो जाता है कि जैसे कुछ नहीं हुआ। और मरीम नवाज को वो जो कि एक कॉन्विक्ट है, ऑलरेडी नैब के एक केस में उसे सजा हुई है, बेल पे है, और वो खातून जब इस अंदाज में आती है तो नैब कुछ नहीं करता। और फिर ऑल ऑफ अ सडन वन फाइन मॉर्निंग उन्हें याद आ जाता है कि हमने ना सिर्फ नोटिस भेजना है, साथ ही उनकी बेल की कैंसिलेशन की भी दरखास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी जाती है। तो ये वो चीजें हैं कि जिससे एक जो अपोजिशन है वो लाजमी तौर पे इससे एक्सप्लॉइट करेगी कि नैब का ये कौन सा और कैसा तरीक़ेकार है कि जब उनका जी आता है वो नोटिस इशू करते हैं, बेल एप्लीकेशंस की कैंसिलेशन लगाते हैं, और जब उनका जी आता है जिस मर्जी शख्स को वो गिरफ्तार कर लेते हैं, और जिसे गिरफ्तार नहीं करना वो महीनों सालों, क्या इवन रेफरेंस भी चल रहा होता है, अरेस्ट नहीं होते। तो देयर इज नो डाउट कि इससे एक सवालिया निशान, ऑल दो मरियम बीबी की मैं समझता हूं कि जमानत की कैंसिलेशन की दरखास्त बहुत पहले लगा देनी चाहिए थी कि उन्हें जमानत इस पर्पस के लिए नहीं मिली थी कि वो आके यहाँ पे इस किस्म के सियासत करें कि अदारों को मलाइन करें, अदारों के खिलाफ बात करें, चेयरमैन नैब के खिलाफ बात करें। उन्हें तो अपने वालिद की तीमारदारी के लिए मिली थी, तो वालिद तो यहाँ पे हैं ही नहीं पाकिस्तान में, तो वो तीमारदारी किसकी कर रही हैं? क्या उन्हें लाइसेंस दिए गया था कि वो आके अपना पॉलिटिकल एक्टिविटीज करें? तो ये चीजें हैं कि जिसकी वजह से नैब क्वेश्चनेबल बनती है। सही। आमिर साहब, क्या चौधरी शुगर मिल्स केस में तहकीकात के हवाले से कोई पेशरफ्त सामने आई है, और नैब केस किस कदर मजबूत नजर आता है? देखिए, चौधरी शुगर मिल्स के अगर हम केस को देखते हैं और हम जो एविडेंस देखते हैं, और वो जो गवर्नमेंट के नुमाइंदे टीवी पे आके वो तमाम डॉक्यूमेंट्स, वो टीटीज, वो मनी ट्रांजैक्शंस, वो बैंकिंग ट्रेल, और वो तमाम जो डिपॉजिट्स होते हैं, लाखों करोड़ों रुपए इनके अकाउंट्स में लैंड कर रहे हैं, बेनिफिशरीज ये हैं, हमें वो नजर आता है, कोई लिफाफे वाला, कोई पापड़ वाला, और इनके अपने मुलाजमीन जो 10, 12, 15, 20 हजार की तनख्वाहों पे इन्होंने मुलाजमीन रखे हैं, और उनके अकाउंट से अगर करोड़ों रुपए आते हैं और फिर वो हमजा के या सलमान के अकाउंट में जाते हैं या मरियम बीबी के, तो ऑब्वियसली ये वो मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद हैं कि जो कि काफ़ी हैं किसी भी मुल्जिम को के रेफरेंस फाइल होने के बाद कोर्ट तक ले जाने के लिए। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि अगर ये इतने डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद है तो ये डिले किस लिए होता है और इतनी ताखीर क्यों होती है। और यही वो चीज़ें हैं कि जब अदालत में जाया जाता है और नैब वालों से पूछा जाता है तो वहाँ पे खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और जवाब नहीं दे पाते। जी ठीक है आमिर अब्बास साहब, मौजूदा हालात में आप समझ रहे हैं कि नैब का मौक़िफ़ इतना मजबूत है कि 7 अप्रैल को मरियम नवाज की जमानत मनसूख हो सकती है? देखिए, मनसूखी के नए शवाहिद के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ है कि क्या मरियम नवाज कोऑपरेट कर रही हैं, क्या वो तफ्तीशी अफसर के और नैब के बुलाने पे नैब के पास जा रहे हैं, उनके सवालनामे और उनके जवाबात दे रही हैं। क्योंकि जब उनका एटीट्यूड ये होगा कि वो पथराव करती हैं, वो नैब की जो इन्वेस्टिगेशन है उसको हैम्पर करती हैं, उसमें तावन नहीं करती, और उसके अलावा जो एविडेंस है अगर उस पर असरअंदाज हो रही हैं तो ये वो तमाम अवामिल हैं, ये वो तमाम एलिमेंट्स हैं, ये वो तमाम ग्राउंड्स हैं कि जो एक काफ़ी होते हैं बेल को कैंसिल करने के लिए। लेकिन ये तब होगा कि अगर नैब की जो प्रोसिक्यूशन है वो अपना केस सही अंदाज में, दुरुस्त अंदाज में कोर्ट के सामने रखे। लेकिन अगर कोर्ट के सामने जब वो पेश होते हैं तो नैब की जो हम पिछली कारकर्दगी देख रहे हैं 2-3 साल की, वो ये है कि वो टीवी पे या एलानिए में तो ये तमाम बातें कह देते हैं, लेकिन जब कोर्ट उनसे पूछती है तो वहां पे वो कोर्ट को सेटिस्फाई करने में नाकाम रहते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेट कोर्ट्स मजबूर हो जाती हैं कि वो 21 पर्सन्स को कोई ना कोई रिलीफ दे दें। अच्छा आमिर साहब, नैब अपने ऊपर से जानिबदारी का दाग कैसे दूर कर सकती है, कैसे धो सकती है? क्योंकि नैब के नोटिस की टाइमिंग अगर देखें और तहकीकात में पेशरफ्त की रफ्तार देखें तो सियासी माहौल से वाबस्ता नजर आएगी। ये इल्जामात तब ही धुलेंगे कि जब अदालत में नैब अपनी परफॉर्मेंस दिखाएगी, जब हमें पता चलेगा कि अदालतों ने वाकई ही कहा है कि नैब ने बड़ी अच्छी तफ्तीश की है और ऐसे शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं
कि जो कि इस मुल्क के उन पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को चाहे वो किसी भी पार्टी के हों सजा देने के लिए काफ़ी हैं कि उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क से आपका हमारा पब्लिक एक्सचेकर का पैसा लूटा और बैरून मुल्क और अपने अकाउंट्स में अरबों खरबों रुपए के एसेट्स बना लिए। और इसके साथ साथ अगर नैब को ये भी करना होगा कि जो हुकूमती पार्टी है उसके जो जितने भी अरकान हैं जिनकी इन्वेस्टिगेशंस हैं वो जो बारहा हर जलसे में वो 4-5 केसेस का नाम लेते हैं उसे दिस वे और दैट वे डिसाइड करें। अगर उसमें कोई एविडेंस है तो उसको चालान करें, उसको रेफरेंस लेके आएं, और अगर नहीं है तो फिर कभी मालम जबा का सुनते हैं, कभी BRT का सुनते हैं। तो या तो इस तफ्तीश को ख़त्म करें और अगर इस तफ्तीश में कुछ है तो फिर उन एलिमेंट्स को, उन एक्यूज पर्सनस को, भले से वो हुकूमती पार्टी में हों, उन्हें भी अरेस्ट करना चाहिए, खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है राजा आमिर अब्बास साहब, जिस तरह आप खुद कह रहे थे कि प्रोसिक्यूशन जो है वो कुछ वीक है, एलामी और होते हैं, अंदर जाके मामलात कुछ और हो जाते हैं। नैब का ये कहना है कि मरीम नवाज तहकीकात में ताउन नहीं करती। आपने बताया कि अगर ऐसा ही हो तो फिर तो जमानत मनसूख हो जाएगी, लेकिन नून लीग का तो मौक़िफ़ ये है कि हमें बुलाया ही नहीं जा रहा। जब बुलाया ही नहीं जा रहा तो हम कैसे ताउन नहीं कर रहे हैं? तो ऐसी सूरत हाल में कैसे नैब साबित करेगा कि हमने बुलाया था, ये नहीं आए? किस तरीके से ताउन नहीं किया? देखिए, बिल्कुल ये मौक़िफ़ नैब का अदालत में ये होगा कि जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि अगर अदालत को ये साबित कर दें, क्योंकि तहकीकात में वो किस अंदाज में उसके साथ ताउन करेंगी। ताउन करने के लिए उन्हें डॉक्यूमेंट्स जमा कराने हैं, उन्हें जस्टिफिकेशन देनी है कि ये इतने पैसे उनके अकाउंट में कैसे लैंड हो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कौन सी कंसिडरेशन है। और नैब को ना सिर्फ इसमें ये चौधरी शुगर में कैंसिलेशन लगानी चाहिए, बल्कि वो एवन फील्ड जिसमें नैब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जहां पे पूछा गया था कि बताइए जिस केस में मरियम बीबी को 7 साल सजा हुई थी कि वो लंदन के अपार्टमेंट्स की कीमत क्या है, जहां पे नैब ने कहा था कि गूगल करके देख लें, तो उस केस में भी बेल कैंसिलेशन लगानी चाहिए कि जनाब इस खातून को जो आपने जमानत दी है, ऑल्दो ये बहुत रेयर होता है कि पाकिस्तान में किसी भी उसमें ये मुजरिमा है, किसी भी मुजरिम को इस अंदाज में सजा के बाद बेल की कंसेशन दी हो और वहां कैंसिलेशन लगाए। ना सिर्फ कैंसिलेशन लगाएं, वहां एक दरखास्त लगाएं कि इनकी ये जो अपील चल रही है एवनफील्ड की, इन्हें फौरन से पहले लगाइए, फिक्स करिए और इनको डिसाइड करिए, क्योंकि नवाज शरीफ तो भगोड़ा हो चुका है। अब सिर्फ रहेगी मरियम और उसका हस्बैंड सफदर, उसके खिलाफ केस को चलाए और उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला दे के आया ये इन पे जुर्म साबित हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है तो सजाएं बरकरार रहेंगी। ठीक है राजा मेरा बात शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, मामला यही है कि नैब कैसे साबित करेगा कि ताउन नहीं किया गया जब नून लीग का मौके पे सामने आ रहा। खैर पता लग जाएगा, जवाब जमा करवाने और 26 मार्च लेकिन आगे बढ़ते हैं हमजा, हम कराची की भी कुछ बात कर लें। कराची आज तक अब यही समझते आए कि कराची बहुत सस्ता तरीन शहर है और इसका शुमार भी होता है। बिल्कुल शुमार भी इसमें होता है सस्ते तरीन शहरों में, लेकिन इसके बावजूद इंतजामिया के मुकर्रर करदा निर्खों और मार्केट की कीमतों में फ़र्क के एतबार से कराची मुल्क के सबसे ज़्यादा महंगे शहर की हैसियत से सामने आ गया। देखिए हम यकीन कर सकते हैं कोई इस बात पे, क्योंकि हमेशा से यही सुना कि अगर बड़े शहरों की बात कर ली जाए तो कराची रहने के हिसाब से सबसे सस्ता शहर है। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं वो आपको ये बता रहे हैं कि नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी को बताया गया है कि कराची में DC के निर्खों और सार्फिन के लिए निर्खों में 94.81% का फर्क है, यानी कि तकरीबन 95% का फर्क है, यानी कि डबल पे कीमतें। बिल्कुल ऐसा ही है। और लाड़काना की अगर बात करें तो वहां पर भी फर्क 49.54% है। सखर की बात करें तो 38.77% है, क्योंकि कहीं पर भी आप देखें तो रेशो नीचे आती हुई हमें नजर नहीं आ रही, निर्खों में बहुत ज्यादा फर्क नजर आ रहा है। हैदराबाद में भी कुछ ऐसी सूरत हाल है, 28.34% है। हाँ जी, अब इससे साबित क्या होता है? इससे साबित ये होता है कि सूबे में जिला इंतजामिया की जानिब से जो मुकर्रर निर्ख हैं उन पर अमल दरामद करवाने के लिए इकदाम नहीं उठाए गए। दूसरी जानिब इशाल हमेशा से हमने सुना और यही बात हो रही थी कि बुज़दार हुकूमत के साथ, यानी कि पंजाब हुकूमत के साथ ब्यूरोक्रेसी जो है वो ठीक तरीके से जो है शायद उनके साथ पेश नहीं आ रही है, उनकी बात नहीं मानी जाती, लेकिन उसकी सूरत हाल खासी इससे बेहतर है। और अगर हम पंजाब की बात करें तो बहुत कम फर्क हमें नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें सबसे कम फर्क जो है बहावलपुर में देखा गया है, 9.25% है, जबकि सियालकोट में 10.35% और लाहौर में तो 10.53% है। अब देखें लाहौर में 10.53% है, ठीक है, उन पे अमल नहीं हो रहा है, लेकिन कराची में वो 95 के करीब है। हाँ, यहाँ पर नामे में बहुत ही कम फर्क नजर आ रहा है। हाँ जी, इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक
साबिक ब्यूरोक्रेट तस्नीम नूरानी साहब, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, इंतज़ामिया के मुकर्रर करदा जो नर्ख होते हैं और जो मार्केट की कीमतों में फ़र्क होता है, इसके एतबार से अब हमने देख लिया, जो रिपोर्ट भी हमारे सामने आई कि कराची और लाड़काना सबसे ज़्यादा महंगे शहर साबित हो रहे हैं। क्या ये हुकूमत की नाकामी है या इंतज़ामिया की नाकामी है? ब्यूरोक्रेसी का इसमें क्या किरदार हो सकता है? देखिए, ये इसमें मेरा ख्याल आप थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने एक नया सिस्टम इजाद किया है, को 2-3 हफ्ते पहले अभी कैबिनेट से अप्रूवल कराई। उसको कहते हैं DSSI, ठीक है, यानी डिसीजन सपोर्ट सिस्टम ऑन इन्फ्लेशन। उन्होंने ये कहा कि जी ये जो ज़िले इंतज़ामिया जो प्राय निर्ख सेट करती है, इसको देखने के लिए कि ये निर्ख ठीक सेट किए कि नहीं किए, हम एक सिस्टम बनाएंगे जिसके तहत हम उनको बताएंगे कि DSSI के तहत हर ज़िले में क्या कीमत होनी चाहिए, जो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी जो इंफॉर्मेशन है। ठीक है। तो ये जो अजला हैं, ये इन्होंने उस DSSI की जो प्राइसेस से बढ़ के जो मतलब कराची ने 90% और लाड़काना ने 50% फिक्स प्राइस की है। अब वो एक्चुअल दुकानदार किस रेट पे रहा है वो तो अलग चीज़ है। तो उनकी जो कान खींचे जा रहे हैं वो ये है कि आपने ये प्राइस जो हमारे अंदाजे से होनी चाहिए थी, उससे आपने क्यों बढ़ के बनाई है। अभी ये तो मेरा ख्याल है कि कराची की इंतज़ामिया ही बता सकती है कि उनकी क्या वजह होगी, मगर मैं आपसे गुजारिश करूं कि मैं तो इस सिस्टम के ही खिलाफ हूँ। अच्छा, बात यह है कि महंगाई और जो है सस्ता होना, ये तो एक अवामिल बहुत मुख्तलिफ हैं। इसमें सप्लाई और डिमांड की पोजीशन होती है। कोई चीज़ शॉर्ट हो जाती है, बारिश कम हो जाती है, वो सब्ज़ी महंगी हो जाती है। कोई चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है तो ज़्यादा हो जाती है, तो सस्ती हो जाती है। तो इस वजह से वो ये गवर्नमेंट का एक बयानिया बन गया है कि जनाब हम ज़िला इंतज़ामिया के ऑर्डर करते हैं कि कीमतें कम कराओ। ठीक है। अब वो कीमतें उस तरह कम नहीं होती। होता ये है, हमारा तजर्बा ये कई सालों से ये है, हम भी ज़िले में रह चुके हैं, कि जब इस किस्म की फिक्सेशन होती है जो अनरियलिस्टिक होती है, तो दुकानदार जो है वो मैजिस्ट्रेट साहब जब आते हैं तो उनको तो वो गंदे आलू जो है छोटे छोटे वो जो है वो दे देता है कि जी ये हमने फिक्स किया आपका। ठीक है। जो असल खाने वाली चीज़ होती है वो मार्केट प्राइस पे ही होती है। अब आपको मैं आज ही अखबार आप पढ़ें तो आप देखेंगे कि पिंडी के दुकानदारों ने चीनी बेचने से इनकार कर दिया। हाँ जी। तो वो पिंडी की दुकानों पे चीनी ख़त्म हो गई। वो कहते हैं जनाब कि हमें 95 रुपए होलसेल पे मिल रही है और इंतज़ामिया कह रही है कि आप 95 पे बेचें या 90 पे बेचें, मुझे नहीं पता। तो हमें तो वाला नहीं खाता, हम तो या तो 100 पे या 105 पे बेच सकते हैं क्योंकि हमें मिली 95 पे रही है। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने नोटिस लगा दिया जनाब हम चीनी नहीं बेच रहे। सर, हमें यहाँ पर ये भी बता दें कि एक तासुर ये आता है गवर्नमेंट की जानिब से कि हमारे साथ जो है ब्यूरोक्रेसी की बात कर ली जाए तो वो उस तरीके से हमें सपोर्ट नहीं कर रही, हमारी बात नहीं मान रही। क्या हुकूमतें तब्दील होने से रवैये तब्दील होते हैं ब्यूरोक्रेसी के, या हुकूमत की जानिब से ऐसी ब्यूरोक्रेसी पे डाल दी जाती है ये बात? देखिए, होता यह है कि आजकल हुकूमतें, ये 3 पार्टियां, पहले 2 पार्टियां थी, और उन 2 पार्टियों के लॉयलिस्ट बन जाते हैं। जो बंदे हाकिम उनको पसंद करते हैं, अब उनको अच्छी पोस्टिंग्स मिलती हैं, तो उस हद तक तो जब नई हुकूमत आती है तो उनको कुछ टाइम लगता है अडेप्ट करने में। मगर मैं बताऊं कि ज़्यादातर जो अफसरान हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो तो घर से नौकरी करने निकली है। सही। उसने को PMLN या पीपल्स पार्टी अगर ज्वाइन करनी होती तो सियासत करते, वो तो उस हद तक दोस्तियां रखते हैं कि भाई हमें पोस्टिंग अच्छी मिले, हमें हमारे जो है वो कोई हमारे मसला ना हो। मगर ये कहना कि कोई बंदा फेल करने की कोशिश करेगा इस वजह से कि वो मतलब हुकूमतें जो मंजूर नज़र 4, 5, 10 होते हैं उनको हटा देती है। ठीक है, चलिए वो चंद दिन वो ज़रा अपने हील स्कूल करें, मगर अफसरान पे ये तोहमत के जी आप तो PMLN के बंदे हैं या पीपल्स पार्टी के बंदे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। बिकॉज बिल्कुल ठीक है, ये बात दुरुस्त नहीं है। तस्नीम नूरानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। से पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और अहम चीज़ थी, वो कहते हैं कि इससे फ़र्क पड़ता है लेकिन कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। खास फ़र्क नहीं पड़ता। इसी पर हम मौक़िफ़ ले लेते हैं। नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शम्सुल सलाम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या वजह है कि अशिया की कीमतें सिंध के बड़े शहरों में 100% महंगी बिक रही हैं? इसमें मार्केट ट्रेंड का कितना अमल दखल है? पाकिस्तान में अभी जो रिसेंटली जो PBS ने सर्वे शो किया है उसके मुताबिक जो है कराची और फिर सिंध में लाड़काना में बताया गया है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हैं
और उसकी बेसिक वजह यह है कि यहाँ पर जो है अभी तक अगर आप देखें कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो है प्राइस कंट्रोल कमेटी जो होती है डीसी की, उन्होंने कोई काम किया नहीं था और वो सिस्टम भी यहाँ पर फॉल्टी है, सही काम नहीं करता। क्योंकि जब ये डीसी की प्राइस लिस्ट निकाली जाती है तो तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं, जिसमें होल सेलर्स को बुलाते हैं, सब्जी मंडी वालों को बुलाते हैं और फिर उसके बाद अपनी मर्ज़ी की प्राइस डिक्टेट करते हैं और वो प्राइस मार्केट से बहुत ज़्यादा कम होती है। और जब वो मार्केट में प्राइस चेक करने जाते हैं तो फिर एक बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है और यही चीज़ पीबीएस ने अभी इंडिकेट की है कि कराची और लाड़काना में जो है डीसी प्राइस लिस्ट जो है वो और जो प्रिवेलिंग मार्केट रेट है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हुकूमत को ये चाहिए था कि इसकी जो आपकी महंगाई का जो असरात शुरू हुए हैं वो आप देखेंगे तो जनवरी फरवरी से ही स्टार्ट हो गया था और उसमें जो इन्फ्लेशन बढ़ने की जो बेसिक वजह है तो वो हुकूमत खुद है। क्योंकि आप देखें बिजली कौन महंगी करता है, हुकूमत महंगी करती है। पेट्रोल की प्राइसेस किसने बढ़ाई, हुकूमत बढ़ाती है। इसी तरह से जो फाइनेंस जिसमें होर्डिंग भी यूज़ होती है, जो पैसों लगता है उसकी जो सप्लाई है स्टेट बैंक की तरफ से है और उसका इंटरेस्ट रेट जो है 7% पे अभी तक रखा हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान में आपको महंगाई जो है वो असल में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होता है। इस्लाम साहब, आप क्या समझते हैं कि सिंध में शदीद महंगाई की एक वजह हुकूमती नाअहली भी है? अगर अशिया को हुकूमती रेट पर नहीं बेचा जा रहा तो जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? देखिए सिंध में जो है आप देखिएगा कि गंदम का बीच में आप गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है और यहाँ पर बीच में गंदम बहुत ज़्यादा महंगी हुई, आटा महंगा हो गया और गंदम जो है वो स्टॉक से रिलीज़ ही कम की गई थी। उसके बाद फिर अचानक और कमी की गई। तो बुनियादी वजह है जब आपका महंगाई बढ़ती है तो हर चीज़ों के ऊपर जो प्रेशर पड़ता है वो पास ऑन होता है दूसरी चीज़ों पे भी। आप जब बेसिक स्टेपल जो है उसको आटे को गंदम को महंगा कर देंगे, उसकी सपोर्ट प्राइस बढ़ा देंगे तो फिर उससे जो है आपका जो है मार्केट के अंदर रिटेल जो प्राइस हो रही होती है फ्लावर की या दूसरी चीज़ों की, उसकी कीमत बढ़ती है। तो हुकूमत ने असल जो रोल था वो करेक्टिव रोल करना चाहिए था। प्राइसेस के अंदर ऐसा चेंज लाते हैं कि सप्लाई और डिमांड के अंदर बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होती। हमारे यहाँ नो डाउट ये बहुत बड़ा है कि जो जिनके पास अनटैक्स्ड अमाउंट काफ़ी बहुत ज़्यादा है, कैश है, वो मार्केट में परचेज करके होर्डिंग भी करते हैं, जिसका बड़ा इम्पैक्ट जो है वो ऐसा आता है कि प्राइस बढ़ जाती है। हुकूमत को इस पैरेलल कमोडिटी एक्सचेंज को ख़त्म करना होगा क्योंकि इसकी वजह से ना सिर्फ महंगाई बढ़ती है बल्कि हुकूमत उस पैसे को जो इस जो है पैरेलल किस्म का इलीगल किस्म का कमोडिटी एक्सचेंज बन जाता है और वो मुख्तलिफ चीज़ों की कीमतें बढ़ा रहे होते हैं तो उसमें जो कैश इन्वॉल्व होता है उसके ऊपर ना गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलता है बल्कि आपको जो है कंज्यूमर जो है उसको हाई प्राइस पे करता है और फिर कंज्यूमर की तकलीफ और ह्यू एंड क्राई मार्केट नज़र आती है। आपको मीडिया पे लोग फरियाद करते नज़र आते हैं कि चीज़ें महंगी होगी, हम कैसे करेंगे। अब रमज़ान आ गया है, उससे पहले ही हुकूमत को चाहिए था करेक्शन होगा। आपकी नज़र में कीमतों में इस्तेहकाम का बेहतरीन फार्मूला क्या है? एक ज़राई मुल्क में इस तरह की सूरत हाल पैदा होने के पीछे कौन से अवामिल कारफरमा हो सकते हैं? हुकूमत को अपनी रेट कायम करनी चाहिए थी। इन ज़ख़ीरा अंदोज़ों को जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं और जो टैक्स नेट में भी नहीं है उनको कंट्रोल करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ क्रैक डाउन करें। जिस तरह से आपके पास जो है एडमिनिस्ट्रेटिव इख्तियार है और आप जो है आजकल मार्केटों में आके मार्केट में रिटेलर पे आप जाके प्राइस चेक करते हो तो उन होल्डर्स पे क्रैक डाउन होना चाहिए जो असल एवल हैं, जो असल जो आपको है मार्केट के अंदर जो है बिगाड़ पैदा कर रहे हैं और कीमतों को बढ़ा रहे हैं, उनको क्रैक डाउन के ज़रिए हुकूमत जो है इन कीमतों को जो है नॉर्मल सतह पे ला सकती है। क्योंकि ऐसा कोई भी हमने मिसाल नहीं देखी माजी में कि जब हुकूमत ने कोई क्रैकडाउन किया हो या प्राइस चेक कमेटी डीसी की जो है मार्केटों में आई हो तो उसके नतीजे में आगे कीमतों में कमी आई हो। बल्कि ऐसा होता है कि बाद लोग शटर डाउन कर देते हैं, वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है वो प्रोडक्ट जो आपकी प्राइस लिस्ट में कम कीमत रखी होती है। तो हुकूमत को अपने सिस्टम को सही करना है और इस कॉलोनियल जो सिस्टम है डीसी प्राइस कमेटी वाला और प्राइस चेक कमेटी का, इसको ख़त्म करके मार्केट फोर्सेस को कम्पीट कराएं और डिस्टॉर्शन ख़त्म करें। हुकूमत को अपना जो वीट की जो खरीदारी करती है वो बहुत बड़ी होर्डिंग होती है हुकूमत की तरफ से, उसको भी ख़त्म करना चाहिए और आपके जो मार्केट में जो प्रैक्टिस है उसको ये दे और फिर उनको रेगुलेट करेंगे। इस्लाम साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। हुकूमत को जो है कुछ अपना मैकेनिज्म बेहतर करना होगा इशाल, ताकि इस पे कंट्रोल रखा जा सके। इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए, तरतीब दिया जाए कि कीमतों को कंट्रोल रखा जा सके ताकि आम आवाम जो वो भी इससे फायदा उठा सके। क्योंकि निरखनामा
कुछ और है, कीमतें कुछ और रख दी गई हैं, तो फिर उसमें जो तसादम है वो उससे मुतासिर कौन हो रहा है? अवाम हो रहा है। अच्छा इशाल, एक और चीज़ भी है, जो निर्खनामे होते हैं ना, अगर आपको कहा जाए जाके आप कहेंगे जी डीसी रेट तो ये है, तो वो कहते हैं जी वो वाली चीज़ें अंदर पड़ी नहीं है, यानी कि जो 2 दिन पुरानी चीज़ें होती हैं वो आपको कहते हैं जी कि वो निर्खनामे के मुताबिक खरीदने चले जाएं उसके ऊपर भी यही है, कोई और चीज़ खरीदने चले जाएं, बिल्कुल ऐसी सेम सिचुएशन चल रही है। बिल्कुल, तो हुकूमत को इस पर चेक रखना चाहिए। हम दोनों एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर मिलते हैं। स्टे विद अस। सुबह सवेरे पाकिस्तान।